नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के कुछ नेता प्रदेश इकाई में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात अक्सर कहते रहे और ये बात तब और मुखर होकर सामने आई जब बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने एक वीडियो जारी करके पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। उपासने की इस पीड़ा को पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी अपनी निजी पीड़ा बताया और इसे खारिज करने का प्रयास किया, तो कुछ ने उनको सही मंच पर बात रखने की नसीहत भी दी। लेकिन ये मामला वहीं पर थम नहीं गया। पार्टी के भीतर सवाल उठाने वाले और सवाल उठाने वालों को उनकी हद बताने वाले, इनके बीच एक घमासान की स्थिति दिख रही है। पार्टी अब इसे दो लोगों का आपस का मामला बताकर इससे किनारा कर रही, लेकिन क्या इससे मूल सवाल वाकई थम जाएगा? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? इस बात को लेकर पार्टी कोई संज्ञान लेगी या इसे भी दो लोगों के बीच की बात बताएगी? कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मैंने अपने उन उद्गारों में व्यक्त किया था। कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से जाति के आधार पर टिकट प्राप्त कर लिया, फिर उसको उस विधानसभा को स्थायित्व भी नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण आज पार्टी का नुकसान हुआ है, इस बात की चिंता मैंने व्यक्त की थी और वही लोग आज मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने का ये बयान बताता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में विवाद का नया अध्याय शुरू हो चुका है। बयानों के तीर चल रहे हैं, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को विपक्ष में बैठे करीब 2 साल होने को हैं। इस दौरान वो कभी भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते नजर नहीं आई, जिसके बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का असंतोष खुलकर सामने आने लगा। हालांकि पार्टी नेता अब तक इस बारे में खुलकर कहने से बचते आए हैं, लेकिन मोहन भागवत के रायपुर प्रवास के दौरान ये असंतोष की चिंगारी एक बार फिर भड़की जब सच्चिदानंद उपासने ने एक वीडियो जारी कर पार्टी की शैली पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में पार्टी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने उनको मिली सुविधाएं गिना दी और याद दिलाया कि पार्टी ने उनको और उनके परिवार को क्या क्या दिया है। इस पर उपासने ने प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी पर हमला बोला और बदले में सुंदरानी ने भी उपासने से माफी की मांग की। अब सूबे में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज है। इस पर बीजेपी ने जहां इसे दो लोगों के बीच का विवाद बताने का प्रयास किया, तो कांग्रेस को एक बार फिर कटाक्ष करने का मौका मिला है। बड़ी पार्टी जब भी होती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ विषय को लेकर मतैक्य नहीं हो पाता। संगठन का काम है, उसको मुझे लगता है उसके संज्ञान में जब बात आएगी तो वो अपने स्तर पे सामंजस्य बिठाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। 15 सालों तक कार्यकर्ताओं के दम पे, कार्यकर्ताओं के मेहनत पे 15 साल सरकार में रही, मगर जिस ढंग से सिर पुटवल है, एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ की संसाधनों का लूटने का काम छत्तीसगढ़ के जो नेता मंत्री उनकी सरकार करते रही, इसीलिए कार्यकर्ताओं को 15 साल में कुछ नहीं मिला, इसलिए ये नौबत आ रही। कुल मिलाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे से बीजेपी को उम्मीदें थी कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले संघ का आशीर्वाद पाकर पार्टी एकजुट होकर फिर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन अंतर कलह की चिंगारी पार्टी की एकजुटता पर भारी दिख रही है। बहरहाल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से शुरू हुई ये लड़ाई अब नेताओं के बीच व्यक्तिगत बयान और विवादों में तब्दील हो गई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का असंतोष थामने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अब क्या एक्शन लेता है, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो अंतरकलह की चिंगारी क्या पार्टी की एकता पर भारी पड़ेगी? क्या इस समय जिस एकजुट विपक्ष और दमदार विपक्ष के लिए पार्टी को लेकर लगातार बातें की जाती रही कि 2 साल में दमदार विपक्ष कहाँ है, ये सवाल उठता रहा। क्या इस तरीके से दमदारी दिखाई जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ दमदारी दिखाई जाएगी, पार्टी के भीतर दमदारियां दिखाई जाएंगी? ऐसे कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं इस पिछले दिनों उठी बहस के बाद। हमारे साथ में दोनों पार्टियों के 2 बहुत जिम्मेदार लोग हैं और उनमें से एक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जहां विवाद का एक सिरा स्वयं उनके ऊपर भी आकर ठहरता है। सुंदरानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
और रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, नमस्कार जी। आपको भी डिबेट में जब भी कभी हम बात रखते हैं, तथ्य रखते हैं, पार्टी की तरफ से रखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं रखते हैं। आपको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर आपसे परिवार को लेकर कोई ऐसी टिप्पणियां हुई जिस पर अब विवाद पार्टी में दो धड़ों में बदल गया, या ऐसा अवसर का लोग लाभ उठा रहे हैं, आपको लगता है? देखिए पुनीत जी, कोई दो घड़े वाली बात नहीं है। पार्टी एकजुट है, पार्टी में कहीं भिन्नता नहीं है। रहा सवाल उपासनी जी का, वो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। मैंने पुनीत जी आज नहीं कह रहा हूँ मैं, आप मेरा डिबेट आपके यहाँ ही हुआ था जिसको लेकर उपासनी जी ने आरोप लगाए मुझ पर। मैंने उस दिन भी कहा था, आप डिबेट देख लीजिएगा, कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, पार्टी के सम्मानित नेता हैं। उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ा योगदान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई शिकायत है, कार्यकर्ताओं को लेकर है या किसी चीज़ को लेकर है, उनको पार्टी के फोरम में बात करनी चाहिए। और पार्टी ने उनको और मुझे, जब वो परिक्रमा की बात की तो मैंने एक सवाल किया था कि क्या उपासनी जी को जितने सारे पद मिले, क्या वो परिक्रमा से मिले या श्रीचंद सुंदरानी को जितने सारे पद मिले, क्या परिक्रमा से मिले? क्या 42 साल का मेरा भी संघर्ष है। आदरणीय पुनीत जी, मैंने कभी भी आदरणीय उपासनी जी के विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, मैं बहुत व्यथित हूँ। 2 दिन से मैं राजनीति के 42 साल में आदरणीय वर्ल्यानी जी बैठे हैं, हमेशा मैंने बड़े भाई का सम्मान दिया है। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी आपके यहाँ आते हैं, मैं बड़ा आदर और सम्मान के साथ ये बात कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और संकोच भी नहीं है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। 42 साल में मेरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी कांग्रेस नेता ने मेरा चरित्र हनन नहीं किया, न कभी मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाया। और उसी 42 साल के राजनीतिक जीवन में वर्ल्यानी जी बैठे हैं, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी होते हैं, और भी बहुत सारे प्रवक्ता होते हैं। एक भी प्रवक्ता नहीं कह सकता कि श्रीचंद सुंदरानी जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनको कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश की या उनके चरित्र हनन करने की कोशिश की। लेकिन जिस प्रकार से कल उपासनी जी ने उनके 3 दिन से उनके 3 साथी लगातार मेरे खिलाफ उलूल जुलूल बातें कर रहे थे, नफरत फैलाने वाली बात कर रहे थे, कहीं मेरी जाति की बात, कहीं मेरे व्यापार की बात। मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैंने विधानसभा में कई बार खड़े होकर कहा था कि मैं उन 24% लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो शहरों में रहते हैं और हम व्यापारियों के प्रतिनिधि रहे। मेरे व्यापार पे उंगली उठाना, मेरे पे उंगली उठाना, मेरी जाति पे उंगली उठाना, उसके बाद जिस प्रकार से मुझे भगोड़ा कहा गया, मुझे कहा गया कि मैं योगी शासन में डर गया। पुनीत जी, आप भी जानते हैं 2000 से 2003 का वो समय कितना संघर्ष का मेरा समय था। आदरणीय वर्ल्यानी जी बैठे हैं, टैक्सेशन से वो वे बिल का मामला था, बैरियर राज का मामला था, मैं संघर्ष कर रहा था। योगी जी के शासनकाल में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, विधानसभा घेराव की बहुत सारे नेता लोग बात करते हैं, लेकिन विधानसभा तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है, किसी भी दल के लिए कठिन होता है। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ चेंबर विधानसभा के गेट तक पहुंचा, सफल हुआ विधानसभा घेराव करने में, और उस आरोप में 4 दिन तक मैं में था। 5 केस एक दिन में 10-10 मिनट के गैप में योगी जी के शासन में मेरे विरुद्ध दर्ज हुए। वो मुझे कहेगा मैं भगोड़ा हूं। पुनीत जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं। जी। 2 बातें। एक तो आपने कहा कि डिबेट इसी मंच पर हुई जी पुनीत जी। तो इस मंच पर होने वाली हर एक डिबेट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, और जिस वक्त हम बात करते हैं तब से ऑन एयर हो जाती है, सबके बीच में जाती है। क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है, क्या इतनी बड़ी एक ग्रंथि कोई है कि इसको डिबेट को देख करके, या आपने क्या कहा या प्रत्युत्तर में क्या कहा गया दूसरी पार्टी की तरफ से, इसको सुनकर वो बात क्लियर नहीं की जा सकती थी? पहली बात। नंबर दूसरी बात है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना आपने अगर की और ना व्यक्तिगत आप दोनों के बीच में कोई दुराव था। आज पार्टी भी कह रही 2 लोगों के बीच का मामला है, आज बाकी सारे लोग भी इस बात को लेकर तंज कस रहे हैं, पूरी पार्टी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, आज आप भी इसी मंच पर अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से लेकर उनके बारे में यहां कह रहे हैं, तो क्या पार्टी फोरम पर ये बातें नहीं हो सकती? मैं उस
पुनीत जी, निश्चित रूप से पार्टी फोरम में बात होगी। उन्होंने सोशल मीडिया में डाला, पहले 3 दिनों से 3 साथियों से वो सोशल मीडिया में डलवा रहे थे, फिर खुद उन्होंने कल आके जब डाला तो स्वाभाविक है, मैं अपराध के कटघरे में खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि मैंने अपराध नहीं किया। मैं जीवन में कोई, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं भगोड़ा हूं या राजनीति में डरता हूं, जिस दिन सरकार से डरने लगा हूं, उस दिन मैं खुद राजनीति से अपने आप को अलग कर दूंगा। मैंने कल उपासनी जी के को ये भी, मेरे आपने लेटर को पढ़ा होगा, मैंने एक ही बात कही कि आप अगर मुझे भगोड़ा साबित करना चाहते हैं, मुझे आप सोचते जोगी जी से मैं डर गया, मैं आपको 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। 2003 में परिवर्तन यात्रा निकली जोगी जी की सरकार के खिलाफ। 3 परिवर्तन यात्रा प्रदेश में निकाली गई, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, एक आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में, तीसरी आदरणीय रमेश बैस जी के साथ। तो 2003 में उस डॉक्टर रमेश बैस जी के साथ मुझे पार्टी ने 21 दिन सुंदरानी जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि अब की बार ये सारे आरोप आपके बारे में कोई आपका अपना लगा रहा है, और जब कोई अपना और जिसको आप बड़ा बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, तो उससे सीधे मिलकर बातचीत की जा सकती है। अगर सीधे मिलने का विकल्प आपको ठीक नहीं लगता तो आजकल बहुत सारे साधन हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना था कि ये 2 लोगों की पर्सनल लड़ाई है या पार्टी में, जैसा आप तो खारिज कर रहे हैं कि 2 ग्रुप हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये 2 ग्रुपों के बीच में आ गई है कि एक कोई कह रहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। देखिए पुनीत जी एक बात सुनिए, पूरा समय उन्हीं को दे देंगे क्या? लड़ाई की बात मत करिए, कम से कम आप मत करिए, क्योंकि मैं आपके डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा था और कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र तिवारी जी बैठे थे। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी थे और मैं था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैंने कोई उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं की, कोई निजी टिप्पणी नहीं की। तो 2 लोगों के बीच का कौन बोलता है, कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है कि हम 2 लोगों के बीच का झगड़ा ही है? कोई हमारे 2 लोगों के बीच का झगड़ा नहीं है। और ये सीधा पार्टी की उन्होंने अवहेलना की है। 9 मिनट का वीडियो वरल्यानी साहब के पास में चलता नहीं तो आज वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। वरल्यानी साहब, उस बात को मैंने उठाया, क्योंकि थोड़ा मामला सुंदरानी साहब से जुड़ा था, इसलिए उनसे ज्यादा सवाल हो गया या थोड़ा वक्त हो गया। आप बताएं, आपको ये प्रकरण कैसा लग रहा है? कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन अब जब बीजेपी के 2 नेता और पार्टी कहती 2 लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस को क्या लग रहा है, व्यक्तिगत मामला है या जो आरोप आप लगाते रहे वो सही है? देखिए पुनीत जी, असल में सुंदरानी जी और उपासनी जी का जो मामला आया है ना, इसको 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं समझना चाहिए। इसके आप मूल में जाएंगे। उपासनी जी ने जो अभिव्यक्ति दी है वो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की बात कही है जो सड़क पे संघर्ष करके पार्टी को मजबूती देते हैं, और वो हाशिए पे डाल दिए गए 15 साल में। ये उनकी पीड़ा है। अब वो सवाल ये आता है कि उस बात को कहाँ कहना चाहिए था। सुंदरानी जी कहते हैं पार्टी फोरम में कहना चाहिए था। पार्टी फोरम है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में। दिल्ली से लेकर रायपुर तक पूरा इनका जो सिस्टम बना हुआ है, सारी सत्ता केंद्रीकरण हो गई है। दिल्ली में आप जाएंगे तो सारे फैसले मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई लेता नहीं है। कैबिनेट मंत्रियों की हैसियत नहीं है। रमन सिंह के काम में भी, रमन सिंह के समय में भी पूरा जो सत्ता का केंद्र था, रमन सिंह का मुख्यालय था और अमन सिंह थे और एक कॉकस था। तो पार्टी फोरम इनका रह नहीं गया। जो पार्टी में डिफरेंस की बातें करते थे वो सब फितूर हो गई है। झगड़ा असल में यह पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई इस चुनाव में, जो 15 साल के उनके वायदा खिलाफी के चलते जो उनकी हार हुई है, उसके बाद उन्होंने हार का ठीकरा, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो चाहे कौशिक जी हो, इन्होंने हार का ठीकरा पोड़ दिया कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया इसलिए हम हारे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर काम किया है। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उनको आपने हाशिए में डाला और हार गए, तो उसकी जिम्मेदारी आपने कार्यकर्ताओं में डाली। तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी को या कौशिक जी को शोभा देता नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है, संघर्ष किया नंद कुमार साय ने, लाठी खाई नंद कुमार साय ने, और मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर रमन सिंह जी का क्या योगदान था इसके मुख्यमंत्री बनने के पहले छत्तीसगढ़ के बनाने में या आंदोलन में या छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाने में? तो ऊपर से ये भी परिक्रमा करके आए, इसीलिए सारा आज ये विवाद खड़ा हुआ है। तो उपासनी जी का कहना सही है कि पराक्रमी को सम्मान मिलेगा कि परिक्रमा वालों को सम्मान मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ में देखना चाहिए था, लेकिन वो दो व्यक्तियों की लड़ाई करके पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और आम कार्यकर्ताओं को उसी तरह हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं। मूल मुद्दा ये है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र बदल चुका है और इस रूप में बदल चुका है कि अब लोकतंत्र के मूल्यों पर खतरा हो गया है। देश के न्यायपालिका डरी हुई है। चलिए, आपने दो बड़ी बातें की हैं। आपने कहा एक तो पार्टी, आपने कहा कि एक तो इसके मूल में पार्टी के भीतर का अंतर्द्वंद है, और दूसरी बात जो आपने की कि अब पार्टी का कोई ऐसा फोरम बचा ही नहीं है। अब एक तरीके से निर्णय सीधे बता दिए जाते हैं, तो फिर कहां बात कहें, इस पर बात करूंगा। सुंदरानी साहब, आपने सुना होगा वरल्यानी जी ने जो कहा, पार्टी फोरम बचा कहां है, और दरअसल इसकी जड़ में जो बात है कि सत्ता जब तक रही तब तक केवल कुछ लोग और एक चेहरा ही यहां पर रहा, और इसी तरह की परिस्थितियों से कार्यकर्ता नाराज तब और हो गए जब यह कहा गया कि हार की जिम्मेदारी उनकी थी। देखिए पुनीत जी, एक बात मैं आदरणीय वरल्यानी जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। किसी भी दल में व्यवस्थाएं होती है, ऐसा कोई दल नहीं होता जहाँ व्यवस्थाएं ना हो। हमारे यहाँ जिला कार्य समिति है, प्रदेश कार्य समिति है, मंडल बूथ से लेकर प्रदेश कार्य समिति के बाद प्रबंध समिति है, पदाधिकारियों की एक कमेटी है, कोर ग्रुप है, लगातार बैठकें होती है। 20 साल से प्रदेश कार्य समिति में मैं भी हूँ, आदरणीय उपासनी जी भी है। अगर ये बात उस फोरम पे उठाई जाती तो निश्चित रूप से पार्टी में बात सुनी जाती। इसके अलावा छोटे कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्य समिति में नहीं है, प्रदेश पदाधिकारी नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आदरणीय संगठन महामंत्री पवन साय जी बैठते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो फिर वो कौन से कार्यकर्ता हैं जिनकी आवाज उपासनी जी उठा रहे हैं? मीटिंगें हो रही है आपके मुताबिक या आपके सपोर्ट में बोलने वाले लोगों के मुताबिक? अभी वर्चुअल ये तो वही ये तो देखिए ये तो वही बता पाएंगे, और मेरे लेवल का मामला भी नहीं। अगर वो 9 मिनट का वीडियो आप जो उन्होंने जारी किया वो मेरे लेवल का मामला होता तो मैं बता देता। उनको उपासनी जी को उन्हीं से पूछना चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में है, जो कुछ देने की स्थिति में है। मैं तो देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो खुद लाइन में खड़ा रहता हूँ। नहीं, लेकिन तो एक अनुशासित पार्टी है, जो लोग एक कसा हुआ संगठन है, तो पहले भी वीडियो आ चुका है। 15 अगस्त को अगर वीडियो आया तो उसके बाद तो बात हुई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ। और अगर नहीं बात हुई और इसे व्यक्तिगत मामला बनाने की कोशिश की गई, जैसे हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, तो फिर कहाँ वो फोरम रह गया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? ये देखिए, मुझे पुनीत जी आपके इस शब्द से बड़ा दुख होता है, बड़ी चोट। वैसे ही मैं व्यथित हूँ 2 दिन से, लेकिन आप इसको व्यक्तिगत लड़ाई की बात आप कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा दुख हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो चीजें के मामले में आज प्रतिक्रिया में लिखी जा रही हैं, मैं केवल उसको आपके सामने सारी बातें कही है। ये कहा गया कि ये 2 लोगों के बीच का मामला है, ये पार्टी की प्रतिक्रियाएं हैं। पुनीत जी, जो ये बात मैं कौनता उपासनी जी का कर्जा खा लिया हूँ या मेरा उपासनी जी कर्जा खा लिए, जो मेरा इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टी के कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैंने पार्टी की आवाज उठाई जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस दिन भी आप बात बीजेपी को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। झगड़ा ही नहीं है, मेरे लिए तो आज भी आदरणीय है। मेरे लिए उपासनी जी आज भी आदरणीय है। आदरणीय ताई जी मेरे लिए आज भी आदरणीय है। सुंदरानी साहब, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? पूरा परिवार आदरणीय है। सुंदरानी साहब, दिक्कत कहाँ पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष के या कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं वो फोरम बचा ही नहीं, अब सीधे निर्णय आते हैं, सुनाए जाते हैं। तो उपासनी जी देखिए, ये जवाब उपासनी जी, ये पुनीत जी, ये उपासनी जी आपको जवाब दे सकते हैं दिक्कत कहाँ है। मैं कब भागा था, कब भगोड़ा हुआ, कब पार्टी छोड़ दी योगी शासन में, ये तो वही बता पाएंगे। मैंने तो चुनौती दी है, अगर वो पार्टी में जाके साबित कर दें और पार्टी प्रदेश नेतृत्व कह दे कि श्रीचंद सुंदरानी भगोड़ा है और योगी शासन में डर गया था, तो मैं फिर वही बात आती, जब आप अपनी पर्सनल चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि पर्सनल उदाहरण शायद पर्सनली ले लिया गया होगा, लेकिन दरअसल उन्होंने दोबारा वीडियो में भी कहा कि ये सबकी साझी पीड़ा है। वरल्यानी साहब, ये पीड़ा दूर कौन करेगा आपके मुताबिक? है ना पुनीत जी, जी पुनीत जी
जी क्या बोले मेरी पीड़ा पुनीत को जी, दूर फिर तो से करना बात करें। पड़ेगा साहब। ठीक कह रहे हैं पुनीत जी, हम्म। पुनीत जी आपका सवाल नहीं सुना पाए। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अब कोई फोरम बचा नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि दमदार विपक्ष होगा जो पुनीत मुद्दों जी, पर असल में ये भारतीय आपको आईना जनता दिखाने का पार्टी काम करेगा, सत्ता पक्ष के सामने बातें रखेगा। लेकिन यहां अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो आप किस फोरम से उम्मीद करोगे? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की में जो संकट है उसको समझ लीजिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही जो संकट से पैदा हुई थी। अब वो तोड़फोड़ वाली पार्टी है। आपने देखा है मध्य प्रदेश सरकार गिरा दी, मणिपुर में गिरा दी, गोवा में सरकार बना ली, राजस्थान को अस्थिर करने का प्रयास किया। इनका बस चलता तो ये छत्तीसगढ़ को भी नहीं बख्शते। छत्तीसगढ़ में विशाल बहुमत है इसलिए हम बचे हुए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेरे परिचित मित्र बोलते हैं कि यदि इतना ज्यादा बहुमत नहीं होता तो अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है यहाँ भी निपटा देता। तो इन लोग जनादेश से नहीं आना चाहते हैं। ये धन बल, सत्ता बल, सीबीआई, ईडी के बल पर सत्ता आना चाहते हैं। असली संकट भारतीय फाइनल जनता कमेंट पार्टी सुंदरानी की है। साहब, इसका हल कहां और पाते हैं आप? कार्यकर्ता का आपने कहा मतलब ही पीड़ा नहीं है, इनको, अब कार्यकर्ता की जरूर है जरूरत ही और नहीं उसको है। हल तो करना इनके पड़ेगा। पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। देखिए ये आदरणीय वर्ल्यानी जी का आरोप बेबुनियाद है कि हम सत्ता के दम पे सरकारें गिराना चाहते हैं। ये अपने बोझ से इनकी सरकारें गिर रही, चाहे मध्य भाई, प्रदेश कैसे की बात हो, बेबुनियाद है? MP मणिपुर में देखे, इनके राजस्थान विधायक देखे। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं और वो कहते हैं कहाँ हमने गिर रही है आत्मा की भाई? आवाज में 35 करोड़ रुपए का किया। रेट था। ये राजस्थान में 35 क्या करोड़ का हुआ? रेट था। हमारा कहाँ रोल था? हमारा कहाँ रोल था? न राजस्थान में हमारी भूमिका थी। ये अपना घर संभाल नहीं पा रहे पुलिस जी, आरोप हम पे लगा रहे। उल्टी हम पड़ तो गई इसलिए दूसरे ऐसा के बोल घर में रहे हो आप जागते लोग। भी नहीं है। यही हम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। इनके लोग ये तो छोड़ छोड़ के हमारे चलिए, आ रहे। मेरा सवाल तो ये था कि ये जो घर की पीड़ा है नहीं, अब ये कैसे सुलझेगी और इसे कौन सुलझाएगा? आप अपने घर को संभालो। इसमें किस तरीके की बातें हैं? देखिए, एक सत्ता पक्ष के दमदार होने के साथ साथ दमदार विपक्ष की भी आवश्यकता होती है और ये प्रदेश की जनता उम्मीद करती है भारतीय जनता पार्टी से। आपको जिम्मेदारी विपक्ष की दी है, लेकिन अगर भीतर इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ेंगी तो बहुत सारे प्रश्न अगर अपने खड़े करते हैं उनका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता है और जनता के बीच पर, मन पर भी पड़ता है। और जल्दी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये पीड़ा है और उसको सुलझाना तो पड़ेगा, उम्मीद करते हैं सुलझाई जाए और एक दमदार विपक्ष नजर आए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।